हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज आरती मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडटेक कंपनीज में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी, सीएससी, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी तरीके के एग्जाम की तैयारी को लेकर के हो, चाहे वो किसी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी को लेकर के हो, तो अगर आप इसमें टीचर, मेंटर, कंटेंट डेवलपर, काउंसलर, एचआर या किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो और आपको पता नहीं है कि कैसे शुरू करें, कैसे जॉब क्रैक होता है, कैसे इंटरव्यू देना है, कहाँ से जॉब मिलती है, तो फिर उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही आपको मैं ये भी बताऊँगी कि गारंटी है विदिन 5 डेज़, 5 दिन के अंदर आपको अगर जॉब ना मिले, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आ करके बताना ज़रूर कि क्यों नहीं मिली, क्या गलती है, क्या बातें हैं जो आपको लगता है कि मैंने गलत बता दी या कुछ ऐसा अगर आपको लगता है, या अगर मिल जाती है, इफ यू गेट सम सक्सेस, अगर आपको कुछ पॉइंट तक लगता है कि हेल्प हुई है आपकी, तो भी आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताना, ठीक है? और मुझे ज़रूर अवेयर करना कि इन ट्रिक्स को फॉलो करके कितने लोगों को जॉब मिली है। मेरी गारंटी है कि विदिन 5 डेज़। इस वीडियो को अपलोड होने के बाद देख लेना, 5 से 10 दिन बाद रिटर्न करके वापस आना, देखना कितने लोगों की जॉब लग गई है और कितने लोगों का फ़ायदा हुआ है। तो कुछ ऐसी सच्चाई है एडटेक कंपनीज़ की जो आपको पता होनी चाहिए। मुझे 8 साल हो गए हैं, 8 इयर्स। 8 इयर्स एक बहुत लंबा समय होता है किसी इंडस्ट्री को जानने और समझने के लिए। 8 साल पहले तो एडटेक था भी नहीं, है ना? सिर्फ़ यूट्यूब पे थोड़े बहुत लोग वीडियोज़ बनाते थे और उस समय इतना डिजिटाइज़ेशन भी नहीं था, फ्री इंटरनेट सुविधा और सर्विसेज़ भी नहीं थी, तो लोगों को कोई आइडिया भी नहीं था कि एडटेक क्या होता है। एडटेक को बनते हुए, खड़ा होते हुए, डूबते हुए और गिरते हुए मैंने देखा है, ठीक है? और ऐसा नहीं सिर्फ मैंने देखा है, उन सभी लोगों ने देखा है जो मेरे साथ उसी टाइम इस करियर में आए थे। तो आपको इसकी ना कुछ हार्श रियलिटीज़ पता होनी चाहिए, कुछ सच्चाइयाँ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, जो जानने के बाद ही आप ये सोचिए कि आपको एडटेक में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और अगर आना चाहिए, तो उसके साथ क्या-क्या और भी तैयारी और वेपन्स आपके पास होने चाहिए, अगर आप एक सिक्योर्ड लाइफ़ चाहते हो। देखो, अगर आपका ये मोटिव है ना कि बस मुझे जॉब मिल जाए, ठीक है? बस मुझे जॉब मिल जाए अभी के अभी और किसी भी तरीके से मैं जॉब कर लूँ। अगर शॉर्ट टर्म टारगेट है आपका, तो वो आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका टारगेट है एक ऐसी स्टेबल लाइफ़ जिसमें आपकी जॉब पक्की हो और हर साल आपको प्रमोशन मिले, तो उसके लिए फिर आपको इस वीडियो का जो सेकंड हाफ है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के मैंने 2 हिस्से बनाए हैं। शुरू के 10 मिनट मैं सिर्फ़ ये फ़ोकस करूँगी कि आपको जॉब कैसे मिले, ये पता चल जाए। और लास्ट के 10 मिनट्स में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे उसको स्टेबल करना है कि आपकी जो नौकरी लगे वो छूटे ना, बल्कि हर साल आपका प्रमोशन भी होता रहे। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब की। अगर आप एक फ्रेशर हो या अगर आपने थोड़ा बहुत काम पहले किया हुआ भी है, तो भी सबसे पहले अपना खुद का प्लेटफ़ॉर्म आपको बनाना चाहिए। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाए। इसको थोड़ा सीरियसली लेना है आपको। कैसे करना है? पहले आपको एक सोशल मीडिया हैंडल बनाना है। ऑलरेडी अगर आप अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पर हो, तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास एक स्टेबल फ़ोन नंबर होना चाहिए जो आप चेंज नहीं करोगे। या तो एक नया फ़ोन नंबर ले लो और उससे अपना नया टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सारा सोशल मीडिया आईडीज़ वगैरह बनाओ। प्रोफ़ाइल को वेरिफ़िकेशन करने और ये सारे काम करने में 1 दिन आपको लग जाएगा। देखो, 5 दिन की गारंटी मैंने आपको दी है, विदिन 5 डेज़ यू विल गेट द जॉब। तो फर्स्ट डे तो आपको अपना सोशल मीडिया सारा बनाने में, क्रिएट करने में लग जाएगा। उसके बाद उसमें पोस्ट डालना शुरू करो। क्या पोस्ट डालनी है आपको? आपको जो यूपीएससी, सीएससी की तैयारी से रिलेटेड आप काम करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको कंटेंट का बहुत अच्छा काम करना आता है। आप अपने नोट्स बना लेते हो बहुत अच्छे। अगर आपको करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने आते हैं, तो आप क्या करोगे कि अपने नोट्स बनाओगे, इसका 1 पेज लोगे, उसकी फ़ोटो क्लिक करोगे, अपलोड करोगे। आप ये देखोगे कि जो ये काम आप कर रहे हो, ऐसा ही काम बहुत सारे ऑलरेडी टीचर्स और फैकल्टीज़ करते हैं। उनको देखो कि वो कैसे नोट्स बनाते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बनाना आता है, कुछ फ्लो चार्ट्स बनाओ, उसको अपने टेलीग्राम पे अपलोड करो। फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल देना शुरू करो, क्योंकि कुछ दिनों तक आपको बिल्कुल फ्री में काम करना है, ठीक है? आपको फ्री में मटेरियल देना है, फ्री में नोट्स देना है, फ्री में पढ़ाना है, फ्री में मेंटरशिप देनी है, फ्री में गाइडेंस देनी है। ठीक है? आपको लगता है कि आपने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा, आपको पढ़ाना नहीं आता अगर, बट आपको पता है कि गाइड कैसे करते हैं स्टूडेंट्स को। तो आप अपना फ्री मेंटरशिप शुरू कर दो कि भई मेरे पास स्टूडेंट्स आएँगे, मैं आपको बताऊँगा कि भई मुझे इस नंबर पे, इवन आप इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो कि जो भी स्टूडेंट्स को कोई हेल्प चाहिए और कोई गाइडेंस चाहिए, तो वो फ्री में ले सकते हैं आपसे और आपको कॉल करेंगे और वो आपसे बात कर सकते हैं, आप उनको गाइड करो, ठीक है?
तो आप ये काम करना शुरू करो और देखो कितने लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। उन सब लोगों का एक ग्रुप बनाओ, ठीक है? एक ग्रुप में सबको रखो, जहाँ पर आप उनसे डेली इंटरैक्ट कर रहे हो और आपको ये रियलाइज़ होगा कि टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब सब जगह पे जब आप अपना काम डालना शुरू करोगे, तो धीरे-धीरे आपके फॉलोअर्स और बेस क्रिएट होगा। आपको ये सारी चीज़ें क्यों बनानी? क्योंकि ये सब एक सैंपल होता है कहीं पे भी शो करने के लिए, क्योंकि एडटेक कंपनीज़ उन्हीं को हायर करती है जिनके पास अपना एक डेमो हो। कई बार आपको डेमो का लिंक देना होता है। अब देखो कहीं अगर आपने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, अगर आपके सोशल मीडिया चैनल्स हैं तो उसको एक्टिव करो और उसमें ये सारी चीज़ें डालो। पर अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। अपने चैनल पे बना करके आपको कुछ घंटे के वीडियोस पढ़ाने, लेक्चर, डेप्थ में कुछ अलग, जो बाकी सारे लोग वो काम कर रहे हैं। जैसे मान लो करंट अफेयर की आपको नोट्स बनानी आती है, तो बाकी सबके नोट्स देखो और देखो उन सब में से सबसे अच्छा क्या-क्या पॉइंट निकाल सकते हो और एक बेस्ट नोट क्रिएट करो आउट ऑफ इट। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नया कुछ नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था? बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का और इतनी बड़ी जनता को लेकर के चल रहा है। और सोचो इतने सालों से अभी भी सुप्रीम है। क्यों है भई? क्योंकि इसने दुनिया के हर एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ना कोई चीज़ सीखी है, कोई ना कोई लर्निंग ली है। आई एम रियली सॉरी, कोई ना कोई लर्निंग ली है। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। अब इसके बाद अगली चीज़ आपको क्या करनी है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो ये समझना है कि जब आप ये सोशल मीडिया क्रिएट करोगे और यूट्यूब पे अपनी टीचिंग की या अपने नोट्स की, किसी चीज़ की वीडियो डालोगे, तो उसके लिए आपको कोई पैसा या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप सीधा ये फ़ोन से कर सकते हो। फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डर आपको डाउनलोड करना है और उससे करना शुरू कर देना है। और अगर आपके पास मैंने बताया था ओबीएस का सॉफ्टवेयर लैपटॉप पे डाउनलोड कर लोगे, तो वो भी अच्छा है, उससे भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है कि जो अगली चीज़, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आपने लिंक्डइन पे एक प्रोफ़ाइल बनानी है। देखो लिंक्डइन पे प्रोफ़ाइल बनानी होती है ये सब पता है, पर मैंने शायद पिछले वीडियो में ये नहीं बताया था कि उससे आपको जॉब कैसे मिलती है। तो आपको लिंक्डइन पे प्रोफ़ाइल बनाने के बाद क्या लिखना है उस प्रोफ़ाइल में ये कैसे पता चलेगा और जॉब कैसे मिलेगी? जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में जहाँ आप हो उससे जुड़े हुए हैं या उसमें एस्टैब्लिश्ड हैं, ठीक है? उन सबको फ़ॉलो करो, ठीक है? आप मुझे भी फ़ॉलो करके मैसेज भेज सकते हैं कि कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें देखिए मैं कितने सारे लोगों से कनेक्टेड हूँ, उनको भी आप कनेक्ट कर लो। इस तरीके से कम 400-500 कनेक्शन आप बनाओ। उसमें आपको इन सभी लोगों की जो डेली पोस्ट है या कभी कोई जॉब आई है, कोई अपॉर्च्युनिटी है, कुछ हायर कर रहे हैं, तो उसका अपने आप ही आपके पास पोस्ट अपने आप आ जाएगा। फिर जॉब पोर्टल पे जा कर के उसमें फ़िल्टर्स डालो कि आपको कौन-सी जॉब चाहिए, ठीक है? हाइब्रिड चाहिए, वर्क फ्रॉम ऑफिस चाहिए, वर्क फ्रॉम होम चाहिए, क्या चाहिए? उसको उसमें सर्च का फ़िल्टर डालो और उसमें फिर रिक्वायरमेंट्स डालो कि क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हो, अपने स्किल्स को ऐड करो। जितनी हो सके मोस्ट ऑफ द स्किल्स उसमें ऐड करो। ठीक है? वो रीडिंग की, मोटिवेशन की, स्पीचेज़ की, कुछ भी हो सकती हैं। वो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप ये देखोगे कि डेली अब आपको उसमें नोटिफ़िकेशन आने लगेंगे। उसमें आपको एक्टिव रहना है। डेली कम से कम 1 से 2 घंटा आपको लिंक्डइन पर बिताना ही है, तभी आपको जॉब मिलेगी। और उसमें आपको डेली ही जब आप उसमें काम कर रहे हो तो आपको लोगों को फ़ॉलो अप करना, रिज़्यूम भेजना, मीटिंग्स करना, बात करना, कॉल करना, डिस्कस करना, सबकी प्रोफ़ाइल चेक करना, सबने अपने-अपने अबाउट में, प्रोफ़ाइल में क्या लिखा है, उसको पढ़ो और वैसे ही अपने में भी लिखो। एक प्रोफ़ेशनल की तरह, एक फ्रेशर की तरह नहीं। अगर आप एक फ्रेशर भी हो, तो भी ट्राई टू बी लाइक अ प्रोफ़ेशनल, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद आपको डेफ़िनिटली विदिन 5 डेज़ आप देखोगे कि आपको जॉब मिल जाएगी, रिस्पॉन्स आ जाएगा और आप इंटरव्यू भी जो है जल्दी क्रैक कर लोगे क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो काम है, वो इस 4-5 दिन के प्रोसेस में ही आप उसको काफ़ी एनरिच कर लोगे। एक आपकी टेस्टिंग हो जाएगी कि कितना हद तक आपको क्या-क्या करना आ रहा है। लेकिन आप लग जाओ 8 से 10 घंटे के लिए काम पे लग जाओ कि मुझे 5 दिन तक के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ जॉब ढूँढनी है और अपनी एक प्रोफ़ाइल बनानी है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद कुछ रियलिटीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एडटेक कंपनी में जॉब कैसे अप्लाई करनी है, कैसे मिलेगी, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये एक अच्छा करियर ऑप्शन नहीं है। ये एक रियलिटी है जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू कम हियर। देखो मुझे 8 साल हो चुके हैं। 8 इयर्स एक बहुत लंबा टाइम होता है किसी भी इंडस्ट्री के राइज़ एंड फॉल को जिसको देखा है मैंने। है ना? जब इंडस्ट्री नहीं थी, जब इंटरनेट नहीं था तब से पढ़ाना शुरू किया। मतलब इंटरनेट था बट इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं था। जियो आया, उसके बाद फ्रीली अवेलेबल हुआ फिर ये सब। तो वो एक राइज़ मैंने देखा है। तो अपने इस 8-9 साल की जर्नी में मैंने ये समझा है कि ये इंडस्ट्री बहुत स्टेबल नहीं है आपके लिए। ये एक बैकअप हो सकती है।
जब मैंने ये बात बैकअप वाली बोली, पिछले वीडियो में भी मैंने ये कहा था, तो मुझे कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया। हालाँकि देखिए मैं सबके मैसेजेस देख लेती हूँ बट मैं कई बार रिस्पॉन्स नहीं कर पाती, उसके लिए आप लोग मुझे परेशान ना करें। समझिए क्या बात है। बात ये है कि मैसेज में लिखा था कि हमने पहले यूपीएससी की तैयारी की। उस तैयारी में हमें ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो बड़ा मुश्किल एग्ज़ाम है और इसका कोई बैकअप होना चाहिए। तो बैकअप के लिए हमने फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी भी कर ली और अपने राज्य का भी एग्ज़ाम जो है प्रिपेयर किया। फिर हमें लगा कि यार इसका भी कुछ बैकअप होना चाहिए, तो हमने एसएससी की भी तैयारी कर ली और हमने जो है एसएससी के लिए भी एग्ज़ाम देना शुरू किया। इस बीच में कुछ प्रीलिम्स हमारे निकल गए, कहीं पे हम मेंस में पहुँच भी गए और 2-3 साल की जर्नी में हमने ये देखा कि हम बैकअप का बैकअप बना रहे हैं, पर हमें ये लगता था कि कुछ नहीं तो हम पढ़ा तो लेंगे ही, क्योंकि कोचिंग में चले जाएँगे, कुछ पढ़ा लेंगे और जैसे-तैसे हमारा काम चल जाएगा। तो फिर आपकी वीडियो देख के पता चला कि भई ये जो टीचिंग वाला है या ये जो करियर अपॉर्च्युनिटी है कोचिंग सेंटर्स में, ये भी एक सही स्टेबल ऑप्शन नहीं है। इसमें भी जो है प्रॉब्लम है और ये भी एक बैकअप की तरह ही देखना है। तो हम तो बैकअप का बैकअप क्रिएट करते रहे और लाइफ इसी में निकल गई। ये बात जो है मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज की। मैं उनको भी और बाकी सबको भी ये एक समझाना चाहती हूँ कि जिस चीज़ को आप बैकअप समझते हो, वो बैकअप नहीं है। आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसके बैकअप को दूसरी तैयारी में ढूँढ रहे हैं, ठीक है? मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैं एक ज़हर का जो तोड़ है वो एक ज़हर से निकालूँगा, वो नहीं हो सकता, समझ रहे हो? तो उसकी एक संजीवनी ढूँढनी है, आप संजीवनी का तो कोई इंतज़ाम कर नहीं रहे। आप क्या कर रहे हो कि चलो ये वाला एग्ज़ाम नहीं निकलेगा ना, तो ये वाला एग्ज़ाम निकल जाएगा। ये नहीं निकला तो इसका बैकअप ये है और ये भी नहीं निकला तो मैं पढ़ा लूँगा। पढ़ा नहीं पाऊँगा तो कंटेंट डेवलपर बन जाऊँगा। कंटेंट डेवलपर नहीं बन पाया तो मेंटरशिप कर लूँगा, सेल्स कर लूँगा, ये कर लूँ। फिर अल्टीमेटली आप कहाँ रह गए? आप घुमा-फिरा करके जहाँ से शुरू किया था वहीं आ गए। भई अगर कंटेंट डेवलपमेंट और सेल्स ही करनी थी तो 3-4 साल की जो तैयारी आपने की, अपना जो गोल्डन यूथ पीरियड अपना वेस्ट किया, उसकी क्या ज़रूरत थी? फिर तो वो 3-4 साल अगर कुछ और कर लेते, तो फिर कहीं और ही पहुँच चुके होते। तो दिक्कत क्या है, लोगों को एक सिंपल सी चीज़ समझ नहीं आ रही है यहाँ पे कि बैकअप का मतलब क्या होता है? बैकअप का मतलब क्या है कि आपके पास एक स्टेबल दूसरा करियर ऑप्शन हो, ठीक है? डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, डेंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर कुछ ऐसा होना चाहिए। चाहे अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट ही हो, तो आप उसमें अपना स्टार्टअप कर सकते हो। आप बहुत अच्छी पेंटिंग्स करते हो, बहुत अच्छी आपकी जो है चीज़ें बनती हैं, आप उसकी क्राफ्ट्स बहुत अच्छी करते हो, तो आपका उसका स्टूडियो चल रहा है बहुत बड़ा, समझ रहे हो? आपको टेक्सटाइल की नॉलेज है, तो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नॉलेज है, तो आपने उसका एक स्टार्टअप शुरू कर रखा है, आपका काम चल रहा है। तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि एग्ज़ाम की तैयारी करने का जो बैकअप है, वो दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। तो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो बैकअप होता है, वो एक नॉन कॉम्पिटिटिव फ़ील्ड होती है, जो आपको एक स्टेबल जॉब देती है। जैसे कि अगर आप एक प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज़ में जॉब की बात करें, तो आपको भी पता है कि जैसे इंजीनियर्स होते हैं, है ना? बीटेक करने के बाद ज़्यादातर लोगों को पता है कि बीटेक इंडिया में सभी लोगों ने काफ़ी किया हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको जॉब मिल जाती है, राइट? आप फिर कॉर्पोरेट में जा सकते हो। उसमें एमबीए अगर आपने किया है तो वो और भी अच्छा है। लेकिन दिक्कत क्या है, इंडिया में सबसे ज़्यादा कहते हैं कि जो कमाई है, वो मेडिकल फील्ड में, उसके बाद एजुकेशन फील्ड में। लेकिन किसकी? एजुकेशन फील्ड में उनकी कमाई है जो ओनर्स हैं। अगर आप कोचिंग के ओनर हो, ठीक है? कोचिंग खोल के बैठे हो, आपका खुद का इंस्टीट्यूट चलता है और आपके पास बच्चे आते हैं, साल के आपके पास 500 हज़ार बच्चे आते हैं। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, एजुकेशन एक अच्छा बिज़नेस है और एजुकेशन में आप ग्रो कर रहे हैं। पर अगर आप कहीं किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप उस बिज़नेस का पार्ट नहीं है, फिर आपको बस एक सैलरी मिल रही है जो कि कोई स्टेबल नहीं है। आज हो सकती है कि है, कल हो सकता है ना रहे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज़ द बैकअप? तो आपको मैं बताऊँगी कि भई सभी बोलते थे बताते तो हो नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन करें क्या फिर? फिर क्या करें? फिर क्या ऑप्शन ऑप्शन क्या, सॉल्यूशन क्या है? देखो मैं आज आपको सॉल्यूशंस देती हूँ। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट समझो और अपनी एज लिमिट समझो। जैसे कि मैंने आपको बताया मेडिकल फील्ड एक सबसे बड़ा बिज़नेस है, मेडिकल जो मतलब हॉस्पिटल्स हैं। आपको भी पता है कितना पैसा लोग बहाते हैं मेडिकल में, है ना? एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, मुँह मांगी फीस डॉक्टर माँगता है, सर्जन मुँह मांगी फीस माँगता है, देनी पड़ती है। ऑपरेशन में, सर्जरी में, सब जगह पैसा जाता है।
अब कई लोग कहते हैं कि नहीं, जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनका तो फ्री में हो जाता है, तो उनका भी टैक्स तो देते हैं ना लोग, पब्लिक टैक्स देती है, उससे गवर्नमेंट फिर पे करती है, तो घुमा फिरा करके पैसा तो मिल रहा है ना डॉक्टर को, हॉस्पिटल को पैसा तो मिल रहा है ना। कोचिंग सेंटर को फीस कहाँ से मिली, इससे मतलब नहीं है, फीस तो कोचिंग सेंटर को मिली ना, कोचिंग सेंटर के ओनर के पास पैसा आ गया, राइट। तो या एडटेक कंपनी का सीईओ है, उसके पास पैसा आ गया, उसके अकाउंट में आया, तो कहीं से तो आया ना। तो आपके पास क्या वो अकाउंट होल्डर हो आप? क्या आपका हॉस्पिटल है? क्या आपका स्कूल है? या आपका कॉलेज है? हैं? क्या चल रहा है आपका? अपना खुद का कुछ चला रहे हो आप? तब चला रहे हो तो आप ये बात बोलो कि भई ये तो इतना बड़ा फील्ड था, इतना वाइबल फील्ड था। नहीं है अगर, तो फिर आप समझो कि आपको अपने खुद के लेवल पर कुछ तो क्रिएट करना पड़ेगा, है ना? अब क्या क्रिएट करेंगे? देखिए, सबसे पहले एक स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी क्यों करता है, या इतने सारे 10 लाख लोग हैं, हर साल प्रिपेयर करते हैं, क्यों? सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी है, वहां पे भी वही 5 से 10 लाख की जो जनता है वो रहती है। 5 to 10 लाख स्टूडेंट्स हर साल आ रहे हैं, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आ रहे हैं, तो क्यों इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लोग तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, बैंकिंग की, यूपीएससी की? वाई? क्या रीजन है? समझो, रीजन ये है कि एक बच्चा जो 12th पास करता है, 12th तक तो पास करने में ज्यादा खर्चा नहीं है भाई, या तो कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ लेगा, है ना, या अगर ज्यादा थोड़ा पैसा है घर में तो प्राइवेट स्कूल से पढ़ लेगा, और थोड़ा और अच्छा पैसा है तो इंटरनेशनल स्कूल से बच्चा पढ़ाई कर लेगा। तो स्कूल से पास आउट होने की जो जर्नी है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, क्योंकि वो फैमिली, आपके जो पेरेंट्स हैं वो अपने एक फाइनेंशियल लेवल के हिसाब से करते हैं। ठीक है? अगर उनको पता है कि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो आपको गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाएँगे। उनको पता है कि आपके उनके पास थोड़ा-सा ही पैसा है तो वो नॉर्मल से प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएँगे। उनके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतने ही बड़े स्कूल में इन्वेस्ट करेंगे। तो आपकी जो स्कूल की एजुकेशन थी वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड एंड स्पॉन्सर्ड थी, राइट? अब बात आती है स्कूल के बाद की। अब स्कूल के बाद क्या कहानी शुरू होती है कि अब गवर्नमेंट भी अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको देगी तो उसका एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो क्रैक करना है। तो कई लोग वो क्रैक कर नहीं पाते, ठीक है? क्योंकि भई अगर एमबीबीएस भी करना है, तो उसके लिए भी पहले एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम आपको क्रैक करना होता है, तब आपको कहीं पे जॉब जो है मिल सकती है। मतलब पहले तो 5 साल आप एमबीबीएस करते हो और फिर जो है 1-2 साल ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिस होती है, फिर जाकर के आप डॉक्टर बनते हो। एक लंबी जर्नी है। तो 6-7 साल की जर्नी है, राइट? तो भाई 5 साल का एमबीबीएस करो, और अगर मेडिकल फील्ड में जाना है, तो 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा है। तो पहले ही आधे बच्चे तो इससे निकल जाते हैं, ठीक है? जो गरीब घर से आते हैं, लोअर मिडल क्लास फैमिली के बच्चे इसमें जाते ही नहीं, बोलते भैया पहले तो 5 साल तो काम सीखना पड़ेगा, जॉब जॉब तो दूर की बात है, बल्कि कॉलेज या ग्रेजुएशन है, और फिर 5 से 6 साल के बाद फिर 2 साल की ट्रेनिंग भी है, उसके बाद 25-30 लाख रुपए का मिनिमम खर्चा, मैं बता रही हूँ मिनिमम है, और अच्छे प्राइवेट से करने के बाद तो और भी खर्चे हैं। तो इतना खर्चा, फिर रहने, खाने-पीने का, तो इसको लेकर के आधे लोग तो इसको ड्रॉप आउट कर देते हैं। सबसे स्टेबल जॉब को ड्रॉप आउट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा दूसरा जो है, अब लोगों को लगता है कि चलो मेडिकल नहीं है, तो लॉयर्स की जो फ़ील्ड है, इसमें भी खर्चा है, ठीक है? इसमें भी आपको पता है कि 12th के बाद अगर कोई लॉ करना चाहता है, तो उसको फिर अगेन 5 साल का लॉ होता है, 5 इयर्स का आप एनएलयू का एग्ज़ाम देते हो, और उसके बाद फिर 5 साल आप लॉ की तैयारी करते हो। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद भी आप अगर चाहो तो कर सकते हो, जिसमें 3 साल की तैयारी होती है लॉ की। तो अल्टीमेटली इसमें भी फिर वही 25-30 लाख का खर्चा है, अगर 5 साल की जर्नी देखी जाए, तो 30 लाख रुपए इसमें भी लग रहे हैं, एंड 30 लाख रुपीज़ लग रहे हैं, और अगर 3 साल की कोई तैयारी कर रहा है, फॉर 3 इयर्स अगर कोई कर रहा है, तो 3 साल की तैयारी में कितने पैसे लग रहे हैं? 3 साल की तैयारी में भी लगभग 10 से 15 लाख रुपए लग रहे हैं। है ना? रहना, खाना-पीना, आना-जाना सब मिला-जुला के प्राइवेट से, और गवर्नमेंट से कर रहे हो तो थोड़ा-सा कम कर लो आप उसको, 50% कम हो गया। फिर एमबीए की तैयारी करनी है, तो एमबीए में भी वही है, एमबीए में भी 15 लाख रुपए आपको चाहिए। इंजीनियरिंग करनी है, तो उसमें भी 15-20 लाख रुपए चाहिए। यूपीएससी की तैयारी करनी है अगर, एसएससी की तैयारी करनी है, तो कितना चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, ज़ीरो। तो यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री ने क्या बोला कि नहीं भैया, हम इनकी भी तैयारी कराएँगे। हम बच्चों को सपना दिखाएँगे और उनको एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कराएँगे जिसमें 1000 सीटें भी नहीं हैं, लेकिन बच्चे लाखों उसमें परेशान हो जाएँ। क्योंकि बच्चे को लगता है कि इसमें तो बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं है। बाकी जगह पे कुछ भी बनने के लिए आपको 5 से 10 लाख रुपए मिनिमम लग रहा था, अगर वो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता तो, स्कॉलरशिप मिलती तो, और प्राइवेट से करते तो फिर 15-20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए खर्च हो रहे थे। तो कहाँ जो है 30-40 लाख रुपए का खर्चा, और कहाँ जो है लाख रुपए की यूपीएससी की कोचिंग और आईएएस ऑफिसर की नौकरी।
सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये चीज़ सुन करके, सोच करके लोग तैयारी करने आ जाते हैं, उसकी सच्चाई जाने बिना कि ये कितना बड़ा बिज़नेस और गेम है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यूपीएससी की तैयारी आप करो 2 साल, 3 साल, पर आफ्टर 2-3 इयर्स अपनी स्टडी पर इन्वेस्ट करो, पढ़ना शुरू कर दो कुछ और, जो यूपीएससी का जिससे लेना-देना नहीं है। आप कुछ भी करो। अब जैसे मेडिकल फील्ड में जाने की तो एज लिमिट होती है ना? कि अब तो आप एमबीबीएस कर नहीं सकते। अब चाहे आपके पास पैसा हो भी, चाहे ज़मीन बेच दो, तब भी नहीं हो पाएगा अब तो। तो अब क्या करें? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसमें कि आपका पैसा नहीं लगता और टाइम भी कम लगता है और एलिजिबिलिटी एज लिमिट नहीं है। जैसे बहुत अच्छा फील्ड है साइकोलॉजी, उसमें मुझे लगता है जो मेरे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, वो लोग की एज लिमिट इतनी नहीं है कि वो इसको ना कर पाएँ क्रॉस, तो आप देख सकते हो। साइकोलॉजी एक अच्छा इमर्जिंग फील्ड है। लॉ के बारे में मैं कई बार कहती हूँ, देखो लॉयर बनने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, बार काउंसिल का एग्ज़ाम आप कभी भी दे सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद भी आप 3 साल का लॉ कर सकते हो। तो एलएलबी कर लो, अच्छे से करो, उस फील्ड में जाओ। भई जहाँ आपको पता है कि कभी भी लाइफ़ में ग्रोथ ही मिलेगी, प्रमोशन ही मिलेगी। भई आज अगर एक वकील काम कर रहा है और उसको लगता है कि भई मैं महीने के लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो वो 5 साल बाद महीने के 15 लाख रुपए कमा रहा है और फिर 10 साल बाद वो महीने के 20-25 लाख रुपए कमा रहा है। क्या वही कमाई और वही प्रमोशन एक फैकल्टी की हो रही है एडटेक कंपनी में? आज एक एडटेक कंपनी में एक टीचर अगर 50,000 रुपए कमा रहा है, तो क्या वो 4-5 साल बाद लाख रुपए तक भी पहुँच पाया? और अगर वो बहुत अच्छा कर रहा था, तो वो लाख पे पहुँचा, तो लाख के बाद तो फिर वो स्टक हो गया, फिर 1 लाख के बाद फिर क्या है? फिर वो 4-5 लाख रुपए की नौकरी क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि वो अगर ये नौकरी में एक्सपेक्ट करेगा, तो उसको पता है कि उसके ऊपर हमेशा तलवार लटक रही है। तो करे क्या? तो आप ना कोई फ़ील्ड पकड़ो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाली नहीं है। या तो कोई बिज़नेस है, कोई स्टार्टअप है, कोई इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट है। लॉ के बारे में मैं बोल रही हूँ बिकॉज़ आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट सम लॉ कोर्सेज़ फॉर यू। आप लॉ कर सकते हो। आप कुछ भी ऐसा पकड़ो, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको साइकोलॉजी का बताया, आर्ट का बताया, क्राफ्ट्स का बताया, अपना स्टूडियो खोलो। कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप अच्छी फिज़िकल ट्रेनिंग लो, ठीक है? और न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स होता है, वो देखो। न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डायटीशियंस होते हैं, वो करो। अपना एक जिम खोल लो, ज़्यादा कमा लोगे, ठीक है? योगा ट्रेनर, योगा इंस्ट्रक्टर्स, ऐसे बहुत सारे फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं और उनकी जॉब स्टेबल है। इट इज़ मोर स्टेबल देन अ फैकल्टी टीचिंग इन अ एडटेक कंपनी, ठीक है? अब जैसे कि मैंने एडटेक में काफ़ी साल निकाले, देन व्हाट आई डिड? आई स्विच टू ऑफलाइन। अगर आपको एडटेक ही समझ में आ रहा है एंड अल्टीमेटली आपको कुछ भी और नहीं दिखता और या आप ऑलरेडी इसमें हो, तो आप क्या करोगे? ऑफलाइन की तरफ जाने की कोशिश करो। अपनी एडटेक एक्सपीरियंस को ऑफलाइन में यूज़ करो। ऑफलाइन इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश करो, क्योंकि ऑफलाइन थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है एडटेक के मुकाबले, लेकिन वो भी पक्का नहीं है। और बीच में इस मीनवाइल कोई पढ़ाई ऐसी अपनी जारी रखो, जिससे कि आपका अपना खुद का काम चले, ठीक है? चाहे वो आपने खुद की लाइब्रेरी खोल ली, चाहे अपना खुद का रियल एस्टेट शुरू कर दिया, चाहे जिम शुरू कर लिया, चाहे योगा शुरू कर लिया, चाहे फिटनेस में आ गए। कुछ तो ऐसा अलग होना चाहिए जो इस इंडस्ट्री से बाहर है। मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप ओनर हो, अगर आप मालिक हो, अगर आपका अपना खुद का क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, कोचिंग सेंटर है, ट्यूशन सेंटर है, तब तो आप बहुत पैसे वाले हो, तब तो आप कर लोगे, सर्वाइव कर जाओगे, आपको कमी नहीं आएगी, भूखे नहीं मरता कोई, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर कुछ तो स्टार्ट करो और नहीं अभी तक स्टार्ट कर पाए तो उसकी पढ़ाई करो, सीख लो। भई इतना टाइम वेस्ट किया ना, तो 2-3 साल और वेस्ट कर लो। पढ़ोगे ही ना, कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, कुछ बिल्कुल नया शुरू करना पड़ेगा, बट इससे डरो मत, बहुत लोग इससे डर जाते हैं, ठीक है? तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके मन में क्या है? क्या एक नई शुरुआत के साथ आप एक बैकअप प्लान, जो सच में एक स्टेबल प्लान हो, वो बनाने के लिए रेडी हो? और हो, तो क्या आपके लिए सबसे सही आपको लगता है? अकॉर्डिंगली आई विल रिप्लाई यू बैक, कमेंट्स में आपको मैं रिप्लाई करूँगी, कमेंट्स में मुझे बताना। और कमेंट्स में ही बताओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैसेजेस पे रिप्लाई करने का टाइम थोड़ा कम रहता है। मैसेज में हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद आपको रिप्लाई मिले या बाद में मैं देखूँ, टीम थोड़ा उसको ज़्यादा इवैल्यूएट करती है, बट मैं खुद
कमेंट्स रीड करती हूँ और आपको रिप्लाई करती हूँ। तो फिर जुड़े रहिए और इससे जुड़े कोई और सवाल हैं, कोई और क्वेश्चन्स हैं तो ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट्स आज के कवर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर। बाय बाय।